चांदपुर गांव की सरहद पर खड़ी वह ऊंची और जर्जर हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली की दीवारों से सिसकियों और पायल की झंकार गूंजती है। लोग उस रास्ते से गुजरने तक से कतराते थे, लेकिन शहर से आए राघव के लिए ये सब महज मनगढ़ंत कहानियां थीं। वह अपनी पुश्तैनी जमीन के पुराने कागजात ढूंढने के लिए उसी हवेली में जाने की जिद पर अड़ा था। उसके साथ गांव के बुजुर्ग सुमेर काका थे, जो डर के मारे कांप रहे थे। काका, आप बेकार में इतना घबरा रहे हैं। देखिए, इस पुरानी इमारत में धूल, जाले और कुछ चमगादड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भूतों का जमाना अब पुरानी फिल्मों तक ही सीमित है। बेटा राघव, शहर की चकाचौंध ने तुम्हारी आंखों पर तर्क का पर्दा डाल दिया है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जिंदा इंसान नहीं, बल्कि अतीत की रूहें हुकूमत करती हैं। इस हवेली की दहलीज लांघने का मतलब है मौत को दावत देना। अभी भी वक्त है, वापस मुड़ जाओ। नहीं काका, मुझे उन कागजात की सख्त जरूरत है, वरना हाथ से बड़ी डील निकल जाएगी। आप चाहें तो यहीं बाहर बरगद के पेड़ के नीचे रुकें, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। नहीं, तुम्हें अकेले छोड़ना और भी बड़ा पाप होगा। मैं साथ चलूंगा, मगर याद रहे, अंदर कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, अपनी हिम्मत मत हारना। राघव ने जैसे ही हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, एक तीखी और कान फाड़ने वाली चरमराहट गूंज उठी, मानो हवेली खुद विरोध कर रही हो। यहाँ की हवा कितनी ठंडी हो गई है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों के पीछे से कोई हमें देख रहा है। काका, पुरानी इमारतों में वेंटिलेशन नहीं होता, इसलिए हवा जम जाती है। और जहां तक देखने की बात है तो वो इन तस्वीरों की पेंटिंग ही ऐसी है। देखिए, वो रही ऊपर जाने वाली सीढ़ियां। कागजात दादाजी के पुराने कमरे में ही होंगे। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, सीढ़ियों की लकड़ी से ऐसी आवाज आई जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। यह साफ तौर पर किसी भारी पायल की आवाज थी। सुमेर काका वहीं पत्थर की तरह जम गए और राघव की टॉर्च की रोशनी लड़खड़ा गई। सुना तुमने? वही आवाज, वो जाग गई है। राघव, ये किसी बिल्ली या हवा का काम नहीं है, वो पास आ रही है। काका, शायद कोई गुमंतु यहाँ रहने लगा हो। मैं देखता हूँ। राघव ने हिम्मत दिखाई और मेज की दराजें टटोलने लगा। तभी कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गईं। टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और तभी कमरे के कोने में एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। वह एक लंबी औरत की आकृति थी, जिसके सफेद बाल जमीन को छू रहे थे और चेहरा पूरी तरह मांसहीन था। कौन है वहाँ? काका, क्या आपने देखा? वो क्या है? मैंने कहा था राघव, ये छोटी मालकिन है, जिसे 60 साल पहले इसी कमरे में भूखा प्यासा मरते छोड़ दिया गया था। वो अपनी मौत का हिसाब मांग रही है। राघव की तर्क शक्ति अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, उसकी आंखों की जगह पर सिर्फ 2 गहरे जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। राघव को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे इन कागजों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। बेटा, इसकी आंखों में मत देखो, ये तुम्हारा मन काबू कर लेगी। भागो यहाँ से। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। छत से प्लस्तर गिरने लगा और दीवारों पर लगे आईने अपने आप चटकने लगे। वह साया अब चीखने लगा था, एक ऐसी चीख जिससे कान के पर्दे फट जाएं। सुमेर काका ने राघव का हाथ झटके से पकड़ा और उसे गलियारे की तरफ धकेला। पीछे मुड़कर मत देखना राघव, बस भागते रहो। अगर आज तुम पकड़े गए तो हमेशा के लिए इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। दोनों हांफते हुए हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकले और सीधे कच्ची सड़क पर आ गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली के ऊपर की मंजिल की खिड़की पर वही सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे कह रही हो, तुम फिर आओगे। काका, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। विज्ञान, तर्क, सब झूठा साबित हुआ। दुनिया में कुछ शक्तियां ऐसी है राघव, जिन्हें इंसान का दिमाग कभी नहीं समझ सकता। ये गांव की कहानियां महज डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी औकात याद दिलाने के लिए होती हैं। सुबह की पहली किरण चांदपुर की वादियों में फैलने लगी थी। राघव ने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया
और कभी वापस मुड़कर नहीं देखा।